आज का हमारा जो टॉपिक है वो क्या है? वेक्टर। अब वेक्टर के बारे में बात करेंगे। ये चैप्टर कौन सा है हमारा? चैप्टर 10, सॉरी, चैप्टर 10 है हमारा 12th क्लास के अंदर। ओके, तो 12th क्लास का 10 चैप्टर वेक्टर है, इंट्रोडक्शन टू वेक्टर है, वेक्टर अलजेब्रा बोल सकते हो आप इसे, है ना, इसी नाम से है ये एनसीईआरटी में। अब 11th जो चैप्टर है वो है थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री, 3D, थ्री डायमेंशनल ज्योमेट्री। तो ये जो वेक्टर है, ये क्या बोला मैंने? ये क्वांटिटी होती है, क्वांटिटी होती है। और किसकी क्वांटिटी होती है? ये क्वांटिटी होती है इसको मेजर करने की, यानी कि 3D को मेजर करने के लिए एक क्वांटिटी चाहिए और वो क्वांटिटी वेक्टर होती है। ठीक है, ओके, इतनी बात समझ में आती है। हम अभी क्योंकि वेक्टर पढ़ रहे हैं तो 3D की बात ही नहीं करेंगे, ये तो हम अगली क्लास अगले चैप्टर में करने वाले हैं। फिलहाल हम बात करते हैं आगे, और बात ये है कि एक नाम लिख देता हूं मैं स्केलर और एक नाम लिख देता हूं मैं वेक्टर। और बिल्कुल सिंपल है, बिल्कुल सिंपल है कि अगर मैंने कहा कि एक व्यक्ति ये है, एक स्टूडेंट, एक दूसरा स्टूडेंट ये है, और आपसे कहता है, यानी कि पहला नंबर का स्टूडेंट दूसरे नंबर के स्टूडेंट से पूछता है कि भाई तुम्हारा घर कहाँ है, वेयर इज योर हाउस। तो इसने कहा मेरा घर जो है वो यहां से यहां से 4 किलोमीटर दूर है। कहां है? 4 किलोमीटर दूर। ओके, अब 4 किलोमीटर दूर तो बताया, लेकिन ये नहीं बताया कि किस दिशा में चल के 4 किलोमीटर दूर जाना है। यानी कि अब जो पहला व्यक्ति है, जो पहला स्टूडेंट है, वो कंफ्यूज है कि राइट इधर जाए या 4 किलोमीटर इधर जाए, या 4 किलोमीटर इधर जा रहा है या फिर 4 किलोमीटर इधर जा रहा है। मतलब कि वो ये नहीं बता पाया कि घर किस दिशा में है, बस ये बता दिया कि 4 किलोमीटर है। तो यहाँ पर ये जो पहला वाला स्टूडेंट है ये कंफ्यूज हो जाएगा, क्योंकि इसे ये तो पता लग गया कि 4 किलोमीटर है, लेकिन उसके साथ उसे और भी इंफॉर्मेशन चाहिए थी ताकि वो घर पहुंच सके। लेकिन क्योंकि इसे कहते हैं वन डायमेंशन, वन डायमेंशन, तो वन डायमेंशन स्केलर होता है। यानी कि अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज स्केलर, तो कहेंगे आप क्या? जो वन डायमेंशन है, जिसके अंदर एक ही डायमेंशन होती है, उसे हम स्केलर कहते हैं। और जो टू डायमेंशन होती है, टू डायमेंशन, उसे हम वेक्टर कहते हैं। तो टू डायमेंशन क्या होता है भाई? अब टू डायमेंशन को भी समझते हैं। अगर मान लो इसी सेम सिचुएशन की बात कर लेते हैं, अगर दो व्यक्ति हैं, दो स्टूडेंट्स हैं, और एक का नाम फर्स्ट, एक का नाम नंबर रख देते हैं सेकंड। तो अगर मैं कहता हूं कि पहले वाले ने दूसरे वाले से पूछा कहाँ है घर, तो उसने कहा कि यहां से सीधा चले जाओ और वहां मेरा घर है। हालांकि घर उसका यहाँ, ये किसी और का घर है, इस घर को मत देखो, सीधा चले जाओ। उन्होंने कहा ठीक है, सीधे चले जाओ। कितना जाना है? उन्होंने कहा 4 किलोमीटर सीधा। तो इस वाले ने, ये पहले वाले ने सीधा रास्ता अपनाया और 4 किलोमीटर बाद यानी यहाँ पहुंच गया और उसका घर ढूंढ लिया। तो क्या समझ में आया? उसने दो चीजें बताई। एक तो यहां से यहां तक की दूरी बताई, डिस्टेंस बताया, डिस्टेंस, जिसको हम बोलने वाले हैं मैग्नीट्यूड, मैग्नीट्यूड। और एक बताया इसने डायरेक्शन, इसने बताया डायरेक्शन। तो डायरेक्शन और डिस्टेंस दोनों चीज बता दी, तो इसका मतलब उसका नाम रखेंगे एक नया, स्केलर तो हुआ नहीं, तो वो टू डायमेंशनल हो गया, और टू डायमेंशनल में उसका नाम हो गया वेक्टर। तो मेरे हिसाब से बात समझ में आई होगी कि वन डायमेंशन को हम स्केलर और टू डायमेंशन को हम वेक्टर बोलते हैं। टू डायमेंशन के अंदर एक डिस्टेंस और साथ में क्या होना चाहिए? साथ में डायरेक्शन भी होनी चाहिए। अब बातों को थोड़ा और क्लियर करते हैं। हमारे पास जो है वो हमें पता है कार्टेशियन प्लेन होता है, आपने देखा है कार्टेशियन प्लेन। इस कार्टेशियन के अंदर एक स्टैंडर्ड फॉर्म होती है, ये एक्स है, ये नेगेटिव ऑफ एक्स है, ये वाई है, ये नेगेटिव ऑफ वाई है, ये ओरिजिन है। और हम कैसे भी हम चाहें तो एक स्टैंडर्ड फॉर्मेट अपनाते हैं चलने का। क्या फॉर्मेट होता है? देखो, अगर मुझे पॉजिटिव की तरफ दो स्टेप चलना है, देखो हम यहां पर बात यूनिट की करेंगे, जब भी मैं बात बोलूंगा यूनिट की बोलूंगा, लेकिन इस यूनिट को कन्वर्ट कर सकते हैं आप मिलीमीटर में, सेंटीमीटर में, डेसीमीटर में, किलोमीटर में, मीटर में, या किसी भी फॉर्म में।
यानी कि ये आपके ऊपर डिसाइड करता है, आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ये कार्टेशियन प्लेन का ये जो डिस्टेंस है बीच का, ये कितना लेना है, डिपेंड ऑन द सिचुएशन। तो यहाँ पर हम जब मैथ्स की बात करते हैं हम इसे यूनिट लेते हैं, है ना। उसका मेजरमेंट कुछ भी हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। मैंने कहा कि अगर मैं 2 यूनिट चलता हूं पॉजिटिव ऑफ एक्स एक्सिस, तो ऐसे ही जाऊंगा कि नहीं जाऊंगा, मुझे यहां से ऐसे ही चलना पड़ेगा। और इसके बाद मैंने कहा अब मेरे को वाई एक्सिस की तरफ 3 यूनिट चलना है, तो मैं सीधा ऐसे जाऊंगा परपेंडिकुलरली, यानी कि 1, 2 और 3, यहां आके मैं रुक जाऊंगा। तो जहां से मैं चला वो कौन सी जगह थी, वो था आपके पास, इसे हम ओ नाम दे देते हैं। जहां पहली बार स्टॉप पॉइंट मिला उसका नाम ए दे देते हैं, जहां दूसरी बार स्टॉप पॉइंट मिला उसका नाम बी दे देते हैं। तो मैं ए से बी तक घूम के आया, कैसे आया, घूम के, पहले इधर गया फिर इधर गया। अगर मैं चाहूं हमें पहुंचना कहां था, हमारा डेस्टिनेशन क्या था, हमारा डेस्टिनेशन तो हमारा बी पॉइंट था ना। तो अगर बी पॉइंट तक पहुंचना है, हमारा शुरुआती पॉइंट, इनिशियल पॉइंट क्या था, इनिशियल, हमारा इनिशियल पॉइंट जो था वो ओ था। ओ से बी तक पहुंचना है मुझे, तो ओ से बी तक हम डायरेक्ट भी तो पहुंच सकते थे, यहां तक। एंड दैट सिचुएशन, यानी कि ये वाली लाइन जो आपको दिख रही है, इस लाइन को बोलते हैं डिस्प्लेसमेंट। तो मेरे हिसाब से तुम्हें समझ में आ गया होगा, ओ से ए तक जाने को हम क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। ए से बी तक जाने को क्या बोलते हैं, डिस्टेंस बोलते हैं। लेकिन ओ से बी को डिस्टेंस भी बोल सकते हैं और डिस्प्लेसमेंट भी बोलेंगे। ओ से ए तक जाने को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते, ए से बी तक जाने को हम डिस्प्लेसमेंट नहीं बोल सकते। डिस्प्लेसमेंट का मतलब होता है द शॉर्टेस्ट रूट। ओके, एक बात यहां पर भी क्लियर हुई हमें कि हमें शॉर्टेस्ट रूट को ही यहां पर डिस्प्लेसमेंट बोलना है। और इंपॉर्टेंट थिंग कि जो शॉर्टेस्ट रूट है ना, ये जो शॉर्टेस्ट रूट है ये वाला पार्ट, यही हमारा, यानी कि डिस्प्लेसमेंट ही हमारा वेक्टर है। यानी कि वेक्टर थ्योरी ही काम करती है डिस्प्लेसमेंट पे, उसके बीच के रूट को वो हटा देती है। और इसको कंप्लीटली मैथमेटिकली प्रूफ किया गया है, ऐसे अंदाजे नहीं लगाए गए हैं। तो आपको एक बात समझ में आई कि शॉर्टेस्ट रूट को हम वेक्टर बोलते हैं। ओके, चलो अगले सेक्शन पे चलते हैं। अगला है हमारा सेक्शन ये है हमारे पास एक राइट, सॉरी नॉट राइट, इट इज कॉल्ड द 3 डायमेंशनल ऑक्टेंट। ये x है, ये y है और ये z है। और एज यूजुअल सबको इंट्रोडक्शन का पता होगा, अगर नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। इंट्रोडक्शन में मैंने इसको बहुत तसल्ली से, बहुत समय लगा के इसको डिफाइन किया था कि x एक्सिस एक्चुअल में ये लाइन नहीं होती है। वो लाइन क्या होती है, यहां से आप समझ लो आपकी स्क्रीन को तोड़ती हुई बाहर निकल के आ रही है। अब स्क्रीन को कैसे बाहर निकलेगी वो आप समझ सकते हो, यहां से समझ लो आपकी स्क्रीन के बाहर से एक लाइन आ रही है एंड दैट लाइन इज कॉल्ड एक्स एक्सिस। बस ऐसे ही समझा सकता हूँ यहाँ तो, और कोई तरीका तो है नहीं, स्क्रीन तोड़ तो सकता नहीं मैं आपके लिए, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल अगर मैं कहता हूं एक्स एक्सिस की तरफ चले, ये चले एक्स एक्सिस की तरफ, 3 यूनिट चले, यहां पहुंच गए। फिर उसके बाद आप घूम गए वाई की तरफ, तो देखो ये एक्स एक्सिस नहीं है, आप ध्यान से समझना, एक्स एक्सिस ये नहीं है। एक्स एक्सिस यहां से बीच में से सामने से आपकी आंखों की तरफ को आती हुई एक लाइन है। आप समझो अपनी आंखों की तरफ आती हुई एक लाइन पे आप 3 यूनिट चल रहे हो, ये वाले यूनिट, और उसके बाद उस 3 के बाद आप इधर चलो राइट की तरफ। फिर देखोगे आप तो एक पार्टिकुलर पाथ मिल रहा है। फिर आप ऊपर चलो तो आप सरफेस के बीच में पहुंच जाओगे, यानी 3 डायमेंशनल के सरफेस के बीच में एक पॉइंट बनेगा, और इसे कहते हैं हम वेक्टर का जो ट्रेवलिंग पाथ। ये ट्रेवलिंग पाथ है, ट्रेवलिंग पाथ आपको आना चाहिए, लेकिन ये वेक्टर्स नहीं है। अगर मैं कहता हूं एक पॉइंट मिलेगा जैसे ए बोलेंगे, तो वेक्टर क्या होगा, वेक्टर होगा सर शॉर्टेस्ट रूट, यानी ओरिजिन से यहां तक पहुंचना। हमें ये फाइंड करना है, इसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, इसी पर बातें करेंगे हम दोनों चैप्टर्स के अंदर। अगर किसी को डाउट है तो मुझसे अभी भी पूछ सकते हैं, इससे बेटर तरीका मैं स्क्रीन पे नहीं बता सकता, क्योंकि 3 डायमेंशनल को फिजिकली बताया जा सकता है सामने से। ओके, यही तरीका बता सकता हूं कि आप इसको इमेजिन करें। ओके, आगे बढ़ जाते हैं, यहां तक की बात आपको समझ में आ गई। अब एक और बात इंपॉर्टेंट है, और वो इंपॉर्टेंट बात ये है कि अगर अगर मैं कहता हूं कि ये स्टैंडर्ड है, और मैंने इंट्रोडक्शन में बताया कि क्यों स्टैंडर्ड है, क्या स्टैंडर्ड है ना, कुछ चीज छूट गया होगा तो आप मुझे बता देंगे यहाँ पर। ओके, मैं यही बता देता हूं आपको लाइव में। फिलहाल मैंने कहा एक्स एक्सिस की तरफ चलना,
इन द डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, अगर आप चाहते हो किस डायरेक्शन में, एक्स एक्सिस, तो उसको एक स्पेशल नाम दिया है, उसको नाम दिया है आई। वाई एक्सिस की तरफ चलना, इन द डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, इसे नाम दिया है जे, और जेड एक्सिस की तरफ चलना, इसे नाम दिया है के। बात समझ में आ रही होगी आपको, बहुत सिंपल है, आई जे के नाम दिया है किस डायरेक्शन में चल रहे हैं। अब अगर मैंने आई के ऊपर कैप लगा दिया, इसे बोलते हैं कैप, आई कैप बोल सकते हो या कैप आई बोल सकते हो, अब मर्जी आपकी, आप पहले कैप आई बोलो या आई कैप बोलो, कोई अलग अलग बोलते हैं। कैप लगाने का मतलब कि ओरिजिन से एक यूनिट चले हैं, यानी यहां से यहां तक की जो दूरी है, यानी कि इसे हम मैग्नीट्यूड बोलने वाले हैं, ये दूरी जो है एक यूनिट है, और यूनिट मैंने अभी बताया था आपको, सेंटीमीटर में लोगे तो सेंटीमीटर हो जाएगा, मीटर लोगे तो मीटर हो जाएगा। अगर मैंने जे के ऊपर कैप लगा दिया तो यहां से यहां तक की एक दूरी है, और अगर के ऊपर कैप लगा दिया तो यहां से यहां तक की एक दूरी है, एक एक दूरी पर चल रहे हैं। एक को हमने एक स्टैंडर्ड बना दिया। अब स्टैंडर्ड क्यों बना दिया हमने इसे, क्योंकि एक के साथ हम किसी की भी मल्टीप्लाई करा के वही संख्या निकाल लेते हैं। इसका भी तरीका मैं आपको बताया था। सपोज कि मैंने कहा कि ये है आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल, ये आपके पास एक राइट एंगल ट्रायंगल है, और मुझे इस राइट एंगल ट्रायंगल को सॉल्व करना है, तो कैसे करूंगा देखो ध्यान से समझना। बहुत सिंपल है, लेकिन आपको समझना होगा, बिना समझे आप काम नहीं कर पाओगे, तो इसलिए इसे ढंग से समझना है आपको, ठीक है ना। अभी राइट एंगल में मैंने कहा ये है 3 यूनिट या 3 सेंटीमीटर ले लेते हैं, चलो नाम रख देते हैं। ये है आपके पास 4 सेंटीमीटर, तो ये वाली लेंथ कितनी होगी भाई, ये वाली लेंथ हम नापेंगे तो ये लेंथ मिलेगी मुझे कितनी, 3 और 4 5 सेंटीमीटर, यही तो होती है। कौन नहीं जानता है इसको, प्रोसेस को, अगर नहीं जानते तो बता दो, अगर जानते हो तो भी बता दो। सब जने जानते हैं, ओके, ये है पाइथागोरस थ्योरम। ओके, मैंने कहा कि यहाँ पर ए है, यहाँ पर बी है, यहाँ पर सी है। मैं ए से रास्ता मैंने तय किया, और ए से मैं घूमते 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 आया बी पे स्टॉप किया, 4 सेंटीमीटर चला। फिर बी से मैं सी पे आके रुक गया, और यहां से चला मैं कितना, 3 सेंटीमीटर। अब अगर मैं कहूं आपसे कि ए से लेकर सी तक जाना है, ए से लेकर सी तक जाना है, तो आप कहोगे कितना गए सर, तो आप गए 5 सेंटीमीटर, क्योंकि 4 का स्क्वायर पाइथागोरस थ्योरम प्लस 3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर होता है, तो इन दोनों का सम करेंगे, इसके बराबर करेंगे, इक्वल आएगा। हाँ, ये बिल्कुल सही है। अब यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि यहां से यहां तक की दूरी 5 है। मैंने आपसे कहा कि एक वेक्टर है जिसकी डिस्टेंस, जिसका डायरेक्शन तो वही है जो ए से बी, ए से सी का डायरेक्शन है, यानी कि डायरेक्शन ए से सी तक का है, ए टू सी लिख देता हूं इसे मैं, ए टू सी, यानी कि ए से शुरू कर रहे हैं और सी तक जा रहे हैं, ये तो डायरेक्शन है। बट मैग्नीट्यूड जो है, मैग्नीट्यूड वो ए से सी तक नहीं है, वो 5 नहीं है, वो कहता है कि मैग्नीट्यूड इसका 7 सेंटीमीटर का है। अब आप कंफ्यूज हो गए, सर डायरेक्शन तो यही है, 7 कैसे बनाएंगे, तो 7, 5 को 7 कैसे बनाया जाए, 5 को 7 बनाना तो बड़ा मुश्किल का काम है। तो इसके लिए मैंने तरीका बताया भी था, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं, ध्यान से समझना। मैं किसी भी फॉर्म में हो क्वेश्चन, मैं उसे पहले एक बनाऊंगा, क्या बनाऊंगा, एक, यानी ये 5 था, यानी कि इसके 5 टुकड़े थे, 1 टुकड़ा, 2 टुकड़ा, 3 और 4 और 5, देखो यहाँ पर ये हिस्सा एक कहलाएगा, ये दूसरा हिस्सा, ये तीसरा, बराबर हिस्से कर दिए, ये चौथा, ये पांचवा। तो ये 5 जो आपके पास पार्टीशन है, यानी कि 5 यूनिट है, तो 5 पार्टीशन कर दिए। अगर मैं इसको छोटा करना चाहता हूं, यहां से मेरे को इसे छोटा करना है और इतना बनाना है, यानी कि 1 यूनिट बनाना है, दिस इज 1 यूनिट या 1 सेंटीमीटर, इतना हिस्सा यहां से यहां तक। तो भैया जैसे मैं इसे छोटा करूंगा, जरा सोचो, ये देखो यहाँ पर पेंडिकुलर डाल रहा हूं मैं, आप अपने स्क्रीन पर जूम करके देख सकते हो, क्योंकि लाइव क्लास में जूम करने की फैसिलिटी है आपके पास, ठीक है ना, जूम जरूर करिए। अब देखो जो मैं बोल रहा हूँ, ये जो हिस्सा मैं बता रहा हूँ, ये वाला हिस्सा और ये वाला हिस्सा, भाई पहले तो ये 4 था, अब इस 4 को एक रेशो में, एक सर्टेन रेशो में छोटा करना पड़ेगा। पहले तो ये 3 था, इस 3 को एक सर्टेन रेशो में देखो इतना छोटा करना पड़ेगा आपको। तो वो रेशो क्या होगी, बहुत सिंपल है, 5 को भी 5 से डिवाइड कर दो, इस 4 को भी 5 से डिवाइड कर दो, इस 3 को भी 5 से डिवाइड कर दो, ये तो हो जाएगा 1, देखो ये हो गया 1,
यहाँ पर बनाया, और उसके बाद ये 4 डिवाइड बाय 5 ये वाली रेशो आएगी, और उसके बाद 3 डिवाइड बाय 5 ये वाली रेशो आएगी, यानी कंप्लीट हमारी लेंथ मिल जाएगी। यानी कि एक बड़ा सा जो ट्राइंगल था लाइक दिस, ये एक छोटा ट्राइंगल बन गया लाइक दिस। उसमें ये 1 हो गया, ये 4/5 हो गया, ये 3/5 हो गया। और आप देखेंगे तो पाइथागोरस थ्योरम ये भी फॉलो कर रहा है। ओके, बात समझ में। लेकिन ये किस प्रोसेस से हुआ, इस प्रोसेस को समझते हैं। ये प्रोसेस है आपके सामने। अगर मैं इसका नाम ए रख दूं, अगर मैं इसका नाम बी रख दूं, तो जरा देखो, अगर मुझे इस वाली लेंथ को 1 बनाना है तो ये क्या हुआ, a अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ये वाली लेंथ ढूंढो, b अपॉन में रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आप कहोगे सर जी समझ नहीं आया, चलो दोबारा से समझाते हैं। देखो, अभी ये है हमारे पास राइट एंगल ट्राइंगल, ये है हमारे पास 5 यूनिट, ओके, ये है हमारे पास 4 यूनिट, ओके, ये है हमारे पास 3 यूनिट। मैंने कहा ये है आपके पास एक, पाइथागोरस की कंडीशन देख लेते हैं, 5 का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। फॉलो कर रहा है, बिल्कुल सही है। ये मेरे को 1 चाहिए, 5 से छोटा करके 1 कर दिया, तो मैंने यहाँ लिखा था 4/5, यहाँ लिखा था 3/5, लेकिन मैं इस 5 को यहाँ से हटा रहा हूँ और 5 की जगह पर लिख रहा हूँ क्या, रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। इस 5 को भी यहाँ से हटा रहा हूँ और इसकी जगह क्या लिख रहा हूँ मैं, इसकी जगह लिख रहा हूँ रूट ऑफ 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। अब बात समझ में आ रही होगी, 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर यानी कि 25, और 25 का करेंगे सॉल्व तो 3/5। बात तो वही आ रही है। देखो, अगर आपको हाइपोटेन्यूस दिया ही नहीं है, आपको सिर्फ 2 लेंथ दी है ए और बी, तो आप ए को क्या करेंगे, ए का स्क्वायर बी का स्क्वायर करेंगे, रूट करेंगे तो बन गया ना हाइपोटेन्यूस। ऐसे दूसरे वाले का भी ऐसे करेंगे, ये बन गया हाइपोटेन्यूस, और दोनों को डिवाइड कर देंगे तो ये वाली लेंथ हमें मिल गई है, और ये तो एक ही होनी है। एंड दिस इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। यानी कि हम किसी को भी पहले यूनिट बनाएंगे, और यूनिट बनाने के बाद फिर उसके बाद किसी की, जैसे 7 चाहिए था तो इंटू 7 कर दो तो ये 7 हो जाएगा। कोई बहुत डायरेक्शन तो एक ही चल रही है, यूनिट वेक्टर। तो यानी याद रखिएगा कि ये जो आपके पास यूनिट वेक्टर मैंने बताया, कहाँ बताया, ये बताया यहाँ पर। ये देखो, यहाँ पर देखो, मैंने कहा कि k की वैल्यू 1 यूनिट डिस्टेंस और z एक्सिस की तरफ। इसका मतलब अगर मैं कोई भी डिस्टेंस निकालना चाहता हूं तो इस कैप k के साथ मेरे को यहाँ पर 3 लिखना है, तो मतलब 3 स्टेप्स हो गए, 1, फिर उसके बाद 2, फिर उसके बाद 3। यानी कि इस डायरेक्शन में 3 यूनिट, इस डायरेक्शन में कुछ यूनिट, इस डायरेक्शन में कुछ यूनिट, जाने के लिए हम कैप से मल्टीप्लाई कराते हैं। तो हमारे पास बेसिक कंडीशन क्या होती है, वो बेसिक कंडीशन मैंने बताई तो थी, लेकिन आपने नहीं जानी होगी तो बता देता हूं। बेसिक कंडीशन होती है, ये पॉइंट है, अब यहां लिख दो, ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी। ए पॉइंट होता है x1 y1 z1, बी पॉइंट होता है x2 y2 z2। दो पॉइंट्स को घटाना है एक सर्टेन प्रोसेस से। इस ए पॉइंट को कहते हैं हम इनिशियल पॉइंट, और इस बी पॉइंट को कहते हैं हम टर्मिनल पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट। तो जब हम घटाते हैं तो ए बी वैक्टर निकल के आता है, ए बी वैक्टर, यानी कि ए शुरुआती बिंदु और बी अंतिम बिंदु, यानी कि इनिशियल पॉइंट टू टर्मिनल पॉइंट। तो कैसे लिखते हैं भैया हमसे, x2 माइनस x1, याद रखना कैसे लिखते हैं, x2 माइनस x1 कैप आई। मतलब क्या कि देखो x में से x को घटा रहे हैं, ऑब्वियस सी बात है x में से x ही घटेगा, और कैप आई मतलब x की दिशा में ही चलेंगे। आगे वाली कंडीशन ये किसे, मैग्नीट्यूड को फॉलो करती है, यानी कि मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करती है, और पीछे वाली जो दे रखी है वैल्यू, ये दे रखी है आपको किसको, डायरेक्शन को बताती है। यानी ये मैग्नीट्यूड, ये डायरेक्शन, मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन का कॉम्बिनेशन बनाता है वेक्टर। प्लस का निशान, फिर y2 माइनस का y1, यानी कि y2 माइनस y1, और ये क्या हो जाएगा, कैप j। उसके बाद प्लस का, ये i था वो j था, फिर प्लस का z2 माइनस z1, और z2 माइनस z1 क्या मिलेगा आपको, ये मिलेगा आपके पास k। तो आपको क्या समझ में आया कि एक है कैप i, एक है कैप j, और एक है कैप k। ये इक्वेशन बन गई। ओके, इसके बाद मैंने आपको क्या बताया, अगर मैं आपको ये कहूं कि यहां से लेकर यहां तक की वैल्यू को वेक्टर ए बोल दूं, तो वेक्टर ए, ए बी का मतलब वेक्टर ए,
इज इक्वल टू, देखो घटाएंगे तो कोई तो संख्या आएगी, तो हम उस संख्या का नाम लिखते हैं a1 कैप आई प्लस का a2 कैप जे प्लस का a3 कैप के, एंड दिस इज आवर प्रॉपर इक्वेशन ऑफ वेक्टर। सिंपल सी एक इक्वेशन हो गई, दो पॉइंट्स को घटा के बनती है। आगे वाले ये कंपोनेंट्स स्केलर कहलाते हैं और इसके साथ डायरेक्शन जुड़ जाती है तो वेक्टर कहलाते हैं। अगर मैं आपसे कहूं कि स्केलर कंपोनेंट्स बताइए, कंपोनेंट्स, तो स्केलर कंपोनेंट्स होंगे a1 a2 एंड a3। फिर मैं आपसे कहूं कि वेक्टर कंपोनेंट्स बताइए, तो वेक्टर कंपोनेंट्स होंगे a1 कैप आई a2 कैप जे और a3 कैप के। अब आप कहोगे सर जी कि वेक्टर के साथ ये a1 क्या कर रहा है, मतलब डायरेक्शन के साथ, तो मैंने आपको बताया था पहले भी, अभी फिर से बताता हूं कि डायरेक्शन अगर किसी को बताते हो तो उसके साथ मैग्नीट्यूड अपने आप खींचा चला आता है, बिना मैग्नीट्यूड के डायरेक्शन हो ही नहीं सकती। इंट्रोडक्शन वीडियो देख लेना, वहां मैंने बताया है फर्स्ट पार्ट में, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। आपके एनसीईआरटी की बात करते हैं तो एनसीईआरटी में क्या दे रखा है, एनसीईआरटी में जीरो वेक्टर दे रखा है, यूनिट वेक्टर दे रखा है, को इनिशियल वेक्टर दे रखा है, को टर्मिनल, ये सारी चीजें मैंने इंट्रोडक्शन में बताई है, प्लीज उसे जरूर देखिएगा। हम एक्सरसाइज पे आ जाते हैं। हाँ जी, कौन सा, क्या क्या, हाँ ये लो, ये वाला पार्ट जो इनिशियल वाला, ये समझ नहीं आया। ओके मैं बता देता हूं कि अगर कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हो, कोई भी दो पॉइंट्स दे रखे हो, तो उन पॉइंट्स को वेक्टर की फॉर्म में कैसे बनेंगे। देखो मैं मैथमेटिकली बता रहा हूं, कॉन्सेप्ट वाइज तो आपने देख लिया होगा, समझ लिया, अच्छा समझा। मैं बात कर रहा हूं कि मैथमेटिकली आपको कोई इक्वेशन बनानी है जिस पर हम मैथ्स के कुछ क्वेश्चंस करेंगे, तो वो कैसे करेंगे। आपको पॉइंट ए दे रखा है, आपको पॉइंट बी दे रखा है, आपको ये भी कह रखा है कि ए से ही चलना है, शुरुआत ए से ही करनी है, क्योंकि इनिशियल का मतलब शुरुआत करनी है, और बी तक जाके आपको फिनिश हो जाना है। तो ए से बी तक जाना, आपको डायरेक्शन भी दिख गई और डिस्टेंस भी दिख गया। अब इस बात को मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो बहुत आसान है। आपको x2 वाले कंपोनेंट्स में से x1 वाले एलिमेंट यानी कंपोनेंट को घटाना है। देखो ये मैंने घटाया, कर सकते हो आप इतना काम। उसके साथ कैप आई, उसके साथ क्या लिखा, कैप आई, क्या लिखा, कैप आई, मतलब कि ये कंप्लीट ये बताता है कि आपको एक पार्टिकुलर जगह से दूसरी पार्टिकुलर जाने में इतनी तो दूरी लगेगी, और इतनी दूरी के बाद यहां पर क्या देखा है, कैप आई का मतलब दिशा कौन सी होगी, वो एक्स एक्सिस की दिशा में चलोगे आप। फिर प्लस का मतलब हो गया आप अपनी दिशा को बदलोगे, दिशा कौन सी है अब की बार, वाई एक्सिस। अगर एक्स एक्सिस ऐसे है तो वाई एक्सिस उसके परपेंडिकुलर होगी ना, इस दिशा में चलना पड़ेगा। तो वाई एक्सिस की दिशा में चलना है, और कितना चलना है, दूरी ये है आपके पास, तो ये दूरी आपने अपना ली कोई जो भी संख्या होगी। फिर आपको जेड एक्सिस की दिशा में चलना है, तो जेड एक्सिस की कोई दिशा होगी, जैसे अब जेड एक्सिस की दिशा कहाँ होगी, अगर राइट में आप एक्स एक्सिस चले हैं, अप की साइड आप क्या नाम है ऊपर की तरफ आप वाई चले, तो जेड कहाँ मिलेगा, जेड मिलेगा स्क्रीन से बाहर निकाल दो इस लाइन को, उसे कहेंगे जेड एक्सिस। समझ में आ गया। तो ये है कंडीशन और ये बनी उसकी फॉर्म। इसमें स्केलर और वेक्टर कंपोनेंट्स होता है। बाकी टाइप्स ऑफ मैंने आपको वेक्टर सेकंड वाले इंट्रोडक्शन पार्ट ऑफ में बताया था, प्लीज उसे जरूर देख लीजिएगा। आपके लिए ही वो स्पेशल मैंने कहा ना, इसे फिजिकल बताया जा सकता है, ऐसे मैं बताऊंगा ना स्क्रीन पे तो समझ ही नहीं आएगा। तो स्क्रीन पे क्वेश्चंस हो सकते हैं बट वेक्टर्स की कॉन्सेप्ट्स को नहीं समझाया जा सकता, ठीक है ना। तो आप उसे जरूर देख लेना, दोनों अगर नहीं देखा एक बार तो दोबारा देख लेना। मैंने उसमें सेक्शन भी डिवाइड किया आपकी सहूलियत के लिए, डायरेक्ट उसी सेक्शन पे पहुंच जाओ। देखो कितनी मेहनत की है मैंने, फिर भी आपने नहीं देखा। नाउ हम एक्सरसाइज 10.1 के पास आ चुके हैं। आज की क्लास में हम सिर्फ एक्सरसाइज 10.1 और 10.2 करने वाले हैं, तो 10.1 जल्दी से देख लो और 2 को स्टार्ट कर देंगे फिर हम, ठीक है। ओके फाइन, ओके। तो 10.1 पहला क्वेश्चन किसी ने किया है ट्राई या नहीं, किसी ने ट्राई नहीं किया होगा, आई नो, ठीक है। पढ़िए, आपके सबके पास एनसीईआरटी है तो पढ़िए, क्योंकि मैं अभी स्क्रीन पे आपको एनसीईआरटी रिप्रेजेंट नहीं कर सकता, आपको पढ़ना पड़ेगा। कहता है आपसे कि रिप्रेजेंट ग्राफिकली अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। क्या कहता है कि रिप्रेजेंट करना है, वो भी कैसे, ग्राफिकली।
ओके, और ग्राफिकली क्या रिप्रेजेंट करना है? अ डिस्प्लेसमेंट, अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 40 किलोमीटर 30 डिग्री ईस्ट ऑफ नॉर्थ। बहुत सिंपल है, टू डायमेंशनल ग्राफ। जैसे ही उसने ईस्ट ऑफ नॉर्थ बोला ना, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ थ्री डायमेंशनल ग्राफ होता ही नहीं है। ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ एक टू डायमेंशनल कार्टेशियन प्लेन का ग्राफ होता है, यानी कि ये ओके। तो आपको सीधा सीधा ये कार्टेशियन प्लेन बनाना है ना, ये ओरिजिन होता है। यहां से कहता है ईस्ट, इधर होता है वेस्ट, इधर होता है नॉर्थ, इधर होता है साउथ। आपको ईस्ट ऑफ साउथ नॉर्थ चलना है। ईस्ट ऑफ नॉर्थ कहाँ होगा पता है? ये होगा ईस्ट ऑफ नॉर्थ। देखो यहां से आप देखोगे तो ईस्ट से नॉर्थ दिख रहा है, ईस्ट ऑफ नॉर्थ का ईस्ट, नॉर्थ इधर है, ये रहा नॉर्थ, तो इसका ईस्ट कहाँ होगा? नॉर्थ का ईस्ट इस तरफ होगा ना, इस तरफ जा रहे हैं हम, नॉर्थ से ईस्ट कहाँ? 30 डिग्री, कितना? 40 किलोमीटर। ये लिख देंगे 40, ये लिख देंगे किलोमीटर, एंड दिस इज द आंसर। देखो कितना आसानी से आंसर आ गया। किसी को डाउट है तो पूछो। आंसर फ्री हैंड फिगर, कुछ नहीं करना। 30 डिग्री 40 किलोमीटर ईस्ट ऑफ नॉर्थ। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। पहली और दूसरी एक्सरसाइज तो बहुत आसान है, इसलिए जल्दी जल्दी करते जाओ। सेकंड क्वेश्चन कहता है क्लासिफाई द फॉलोइंग मेजर एज अ स्केलर एंड वेक्टर। तो आपको क्या बताना है? क्लासिफाई करना है, क्लासिफाई स्केलर्स एंड वेक्टर। तो स्केलर और वेक्टर में क्लासिफाई करना है। तो सबसे पहला आपको दे रखा है 10 kg। अरे भैया 10 kg तो वन डायमेंशन है ना, क्या है? 10 kg आपका वन डायमेंशन है, ठीक है ना। आपको 10 किलोग्राम कह रहा है, लेकिन ये नहीं बता रहा है कि 10 किलोग्राम की डायरेक्शन क्या होगी। तो आपको क्या बताया इन्हें? 10 kg, सिर्फ 10 kg बोला है, तो क्या होगा? ये स्केलर होगा। बहुत अच्छा, आगे बताओ जरा मुझे। सेकंड वाला बताइए क्या होगा? 2 मीटर्स नॉर्थ और वेस्ट, 2 मीटर नॉर्थ वेस्ट। जल्दी से बताओ क्या होगा? ये स्केलर या वेक्टर? वेक्टर। क्यों? क्योंकि पहली बात तो 2 मीटर दे दिया, ऑब्वियस सी बात है 2 मीटर दे दिया, तो इसका मतलब ये क्या दे दिया इनने? मैग्नीट्यूड। और नॉर्थ वेस्ट यानी कि इसने डायरेक्शन भी दे दी, तो क्या हो गया? ये हो गया वेक्टर। चलो तीसरा वाला बताइए मेरे को क्या होगा? तीसरा वाला दे रखा है 40 डिग्री, 40 डिग्री। ऑफ कोर्स ये 40 डिग्री जो है आपके सामने, ये स्केलर होने वाला है, तो स्केलर हो गया। उसके बाद फोर्थ बताइए, फोर्थ में क्या दे रखा है आपको? फोर्थ में दे रखा है आपको कितना? 40 वॉट। अरे भैया 40 वॉट, जल्दी बताइए 40 वॉट क्या होगा? स्केलर। यस स्केलर होगा। उसके बाद पांचवें नंबर पे आ जाते हैं। पांचवा नंबर है आपका 10 रेज टू द पावर माइनस का 19 कूलम। अरे भैया कूलम, साइंस वाले बच्चे बताएंगे मुझे, कूलम में क्या होता है, नापा जाता है? क्या होता है? किस मेजरमेंट, किसको मेजरमेंट किया जाता है कूलम में? बताओ भाई सुशांत, किसको? आवाज नहीं आई। हाँ बोलो। मेरी आवाज नहीं आ रही है, अभी चेक कर लेते हैं, मेरी आवाज क्यों नहीं आ रही। ये बताइए कूलम को मापेंगे किस में मापते हैं? कौन सी मेजरमेंट यूनिट होती है? किस चीज को कूलम में? चार्ज को। अरे वाह बहुत बढ़िया, चार्ज है ना, इलेक्ट्रिक चार्ज। तो चार्ज को कूलम में नापेंगे तो बताइए ये वेक्टर क्वांटिटी है या स्केलर क्वांटिटी है? फंस गए। साइंस वाले तो फंस गए, कॉमर्स वालों को तो टेंशन ही नहीं है। ये एक स्केलर है। क्या है? हेलो, स्केलर, क्योंकि चार्ज माप रहे हैं ना, करंट नहीं माप रहे। करंट, करंट में एक दिशा होती है पॉजिटिव और नेगेटिव, लेकिन उसमें भी बतानी पड़ेगी। जैसे कि देखो टेम्परेचर की बात कर लेते हैं। मैंने कहा कि एक मीटर है टेम्परेचर मीटर, चलो मैं तुम्हें बताया था, ध्यान से समझना बिल्कुल। ये है थर्मामीटर, ओके।
टेम्परेचर नापने के लिए। यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं 0 से लेकर 100 तक, है ना, और ये आपका हो गया जिससे कि टेम्परेचर नापते हैं। ठीक है, अभी मैंने आपसे कहा कि 40 डिग्री, तो 0 डिग्री से 40 डिग्री ऊपर की तरफ जाके आपने यहां तक देखा 40 डिग्री, दिख रहा है आपको 40 डिग्री, लेकिन मैंने ये नहीं बताया 40 डिग्री अप है या 40 डिग्री डाउन है, ये बताया ही नहीं मैंने। अगर मैंने कहा 40 डिग्री तो ये एक स्केलर है, क्योंकि इसकी दो डायरेक्शन हो गई, या तो ऊपर भी जा सकता है या फिर नीचे भी जा सकता है। आप 40 डिग्री डाउन भी हो सकता है, 40 डिग्री अप भी हो सकता है, दो ही डायरेक्शन बनती है, लेकिन दोनों में से कुछ एक बतानी पड़ेगी। अगर मैंने कहा कि 40 डिग्री अप, तो आपको पता लग गया सर जी ये तो वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि आपने 40 डिग्री भी बता दिया और एक डायरेक्शन भी बता दी। अभी बात समझ में आई? तो कूलम जो है वो है क्या, मेजरमेंट यूनिट किसकी, चार्ज की। अब चार्ज की तो है, लेकिन ये तो नहीं बताता ना कि चार्ज पॉजिटिव है या नेगेटिव है, ये तो बताना पड़ेगा ना उसे, पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज, ये तो चार्ज बता रहा है। करंट जब होगा, जब हम करंट को चेक करेंगे तो करंट क्या होगा, वो पॉजिटिव करंट या नेगेटिव करंट, उसे बताना पड़ेगा। जैसे ही पॉजिटिव नेगेटिव मेंशन किया तो आपको पता लग गया एक दिशा से दूसरी दिशा में जाना। ठीक है, 6 पे आ जाते हैं। 6 क्या कहता है, 6 में कहता है आपसे 220 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब बताओ जरा, वेक्टर है या स्केलर है, वेक्टर है। और क्यों वेक्टर है, स्पीड नहीं है, स्पीड कभी भी वेक्टर नहीं होता है, स्पीड तो ये होती है, और स्पीड जो है वो क्या होती है, एक स्केलर है। सुशांत को समझ में आ रहा होगा, देखो आपको भी समझ, हाँ जी, क्या हुई है, वेलोसिटी, बिल्कुल सही है, ये है एक वेलोसिटी, वेलोसिटी 9th में था यार। तो स्पीड क्या होती है, स्पीड में ये नहीं बताया जाता कि किस उसमें जा रहे हो आप, किस में डायरेक्शन में, क्या क्या बताया आपको, डायरेक्शन नहीं बताई जाती। लेकिन यहां जब वेलोसिटी की बात होती है, स्पीड क्या होता है, स्पीड का फॉर्मूला बताइए, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम ना। अच्छा, डिस्टेंस, दिशा तो नहीं बताई, और वेलोसिटी का फॉर्मूला बताइए, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का मतलब क्या, एक दिशा, एक निश्चित दिशा, समझ में आती बात। डिस्प्लेसमेंट तो है हमारा वेक्टर, ये यहां से यहां तक जाना और यहां जाना, ये निश्चित है, यहां से यहां तक जाना है ना। और डिस्टेंस तो कहीं भी जा सकते हो, कहीं भी कहीं भी, लेकिन डिस्प्लेसमेंट एक इनिशियल टू टर्मिनल जाना, इसे कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो इसलिए वेलोसिटी है ये फॉर्म, है ना। तो आपको पता लग गया। चलो नेक्स्ट पे आ जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4। अच्छे क्वेश्चन, थर्ड है, अच्छे क्वेश्चन दे रखे हैं। जिसने एनसीईआरटी पढ़ ली उसने वेक्टर 3D बहुत अच्छे से कर लिया। वेक्टर 12th क्लास की एनसीईआरटी में जिसने पढ़ लिया उसका बेसिक्स बहुत अच्छे से हो जाएगा। अगर आप कोई सी भी क्लास में पढ़ोगे ना आगे हायर में भी जाके, तो अगर अपने एनसीईआरटी का वेक्टर पढ़ लिया तो आपके सारे कॉन्सेप्ट क्लियर है। ठीक है ना, ओके। अभी फिलहाल थर्ड की बात करते हैं। थर्ड में फर्स्ट क्वेश्चन है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड की बात करेंगे तो बताइए क्या है, स्केलर या वेक्टर। इट इज स्केलर और इट इज वेक्टर। स्केलर है, बिल्कुल सही है, तो बिल्कुल सिंपल है, जवाब आपको ही देना है। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में आपके पास डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है भाई, स्केलर है। उसके बाद करते हैं फोर्स की बात, तो फोर्स क्या होगी, ऑफ कोर्स फोर्स एक वेक्टर है ना। एक ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट में आपने, जैसे इसका कोई मास है, आपने यहां से फोर्स लगाई, क्या लगाई, फोर्स, तो ऑब्वियस सी बात है उसने कुछ डिस्टेंस ट्रेवल किया ना एक पार्टिकुलर डायरेक्शन पे। ओके, थर्ड के बाद फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में है आपके पास क्या, वेलोसिटी। वेलोसिटी तो वेक्टर ही हो गया। फिर उसके बाद फिफ्थ की बात कर लेते हैं, वर्क डन। वर्क डन इज स्केलर, है ना, स्केलर, किसी काम को करना, वो भी वर्क डन को स्केलर बोलते हैं। ठीक है ना, ओके। अब आगे बढ़ जाते हैं, फिफ्थ के पास आ जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में क्या बोला है भाई, थर्ड नहीं, फोर्थ क्वेश्चन में क्या बोला है आपके, फोर्थ में बोला है एक फिगर दे रखी है, वो फिगर बना देता हूं मैं, स्क्वायर की शेप है ना,
ऐसे जा रहा है एक वेक्टर ऐसे जा रहा है आपका, एक वेक्टर इस तरफ से जा रहा है और एक वेक्टर इस तरफ से जा रहा है। ये आपको दे रखा है एक स्क्वायर, इसे स्क्वायर सपोज कर लेना है ना। तो अभी आपको कहता है इसे वेक्टर ए, ये वेक्टर बी, ये वेक्टर सी, ये वेक्टर डी। पहला क्वेश्चन यहां लिख देता हूं, पहला क्वेश्चन आपसे कहता है को इनिशियल वेक्टर। इनिशियल मतलब शुरुआती पॉइंट, जहां से शुरुआत हो रहा हो। तो ऐसा वेक्टर बताओ जहां से एक से ज्यादा वेक्टर शुरू हो रहे हो। तो ये पॉइंट तो मेरे को दिख रहा है, वेक्टर ए भी यहीं से शुरू हो रहा है, वेक्टर डी भी शुरू हो रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, वेक्टर ए एंड वेक्टर डी आर को इनिशियल वेक्टर। बात समझ में आ गई होगी। सेकंड की बात कर लेते हैं। सेकंड में कहता है इक्वल वेक्टर। इक्वल, तो इक्वल में क्या होता है बेटा, इक्वल के अंदर जिसके अंदर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इक्वल, यानी कि जिसका मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन इक्वल होता है। मैग्नीट्यूड मतलब दूरी भी उतनी है और डायरेक्शन भी वही है। तो भाई स्क्वायर है तो डिस्टेंस तो इक्वल है ही। देखते हैं, मैग्नीट्यूड का मतलब डिस्टेंस। तो देखो इधर देखते हैं, इधर देखो, ये है आपके पास डी, दिख रहा है कहां की तरफ जा रहा है, नीचे की तरफ जा रहा है कि नहीं जा रहा है, एरो दिख रहा है आपको। और ये वाला बी, बी भी नीचे की तरफ जा रहा है। तो ये दोनों की डायरेक्शन तो सेम जा रही है और डिस्टेंस तो सेम हो गई, अपोजिट साइड्स इक्वल होंगे स्क्वायर के अंदर। इसका मतलब वेक्टर बी एंड वेक्टर डी आर इक्वल वेक्टर्स। जरा चेक करते हैं, ए और सी के साथ ऐसा हो सकता है, ए की डायरेक्शन इधर जा रही है, सी की इधर जा रही है, तो नहीं हो सकता। ओके अगर हम बात करें ए और बी के साथ ऐसा हो सकता है, तो बिल्कुल नहीं हो सकता, क्योंकि इसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, उसकी डायरेक्शन इधर जा रही है, बिल्कुल नहीं हो सकता। तो दोनों चीज इक्वल होनी चाहिए, डायरेक्शन भी इक्वल और मैग्नीट्यूड, दिस इज कॉल्ड द इक्वल। नेक्स्ट थर्ड की बात कर लेते हैं। थर्ड में कहता है कोलिनियर, कोलिनियर बट नॉट इक्वल। कोलिनियर हो लेकिन इक्वल ना हो। तो पहले तो कोलिनियर को समझ लेते हैं जी, कोलिनियर क्या होती है। तो देखो कोलिनियर की टर्म्स होती है तीन, ध्यान रखना, कोलिनियर की तीन कंडीशंस है। कोलिनियर में कहेंगे हम पहली केस में इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वल मैग्नीट्यूड बट डिफरेंट डायरेक्शन। दूसरा केस डिफरेंट मैग्नीट्यूड बट इक्वल डायरेक्शन। तीसरा केस इक्वल मैग्नीट्यूड एंड इक्वल डायरेक्शन। ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है तीसरा केस भी। तीसरे केस को इक्वल भी कह सकते हैं, इक्वल वेक्टर, यानी कि जिसकी डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों इक्वल है, इक्वल मैग्नीट्यूड और इक्वल डायरेक्शन, उसे इक्वल वेक्टर भी बोलते हैं। इक्वल वेक्टर इज आल्सो द कोलिनियर। तभी इन्हें बोला है कि आप कोलिनियर बताइए बट नॉट इक्वल होना चाहिए, वो इक्वल नहीं होना चाहिए। तो यानी कि ये केस तो हट गया इस वाले से। इन दोनों की बात करेंगे, यानी कि या तो इक्वल मैग्नीट्यूड होगा तो डिफरेंट डायरेक्शन होनी चाहिए, या फिर डिफरेंट मैग्नीट्यूड होगा तो इक्वल डायरेक्शन होनी चाहिए। तो ऐसा कौन सा है भाई, जिसके की डायरेक्शंस डिफरेंट है और डिफरेंट भी ऑपोजिट, डिफरेंट का मतलब भी ऑपोजिट, याद रखना। तो यहां पर देखो ए और सी, हाँ यस, तो इसका आंसर क्या होगा, ए एंड सी। समझ में आता है आपको। अब अगर इस एनसीईआरटी में इसका आंसर देखोगे तो बेटा इसमें आंसर में प्रॉब्लम है थोड़ा सा, अब देख लेना, बच्चों ने बताया था, मेरे को शिकायत करी थी। चौथे में ए और बी दे रखा है, ये नहीं है आपको। चौथे में ए और बी दे रखा है तो डी की जगह बी दे रखा है, तो आंसर में आप जाकर ठीक कर लो। ए और बी नहीं हो सकता, ए और डी है। और बी और डी दे रखा है, ये बिल्कुल ठीक है। उसके बाद ए और सी दे रखा है, ये भी ठीक है। बात समझ में आती है। नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवें क्वेश्चन में कहता है कि आंसर द फॉलोइंग ट्रू फॉल्स। पहला क्वेश्चन, पहला पार्ट, पांचवें पहला पार्ट देखा है, वेक्टर ए एंड वेक्टर माइनस का मतलब डायरेक्शन अपोजिट है ना, कहता है आर कोलिनियर। अभी तो बताया कोलिनियर होंगे भाई। क्यों, क्योंकि इसमें वेक्टर है और वेक्टर है, मैग्नीट्यूड तो सेम ही आना है, क्योंकि दोनों सेम वेक्टर है, मैग्नीट्यूड भी सेम होगा उसका। लेकिन क्या चीज डिफरेंट है, ये नेगेटिव है, अपोजिट डायरेक्शन है। तो इसका मतलब ये कोलिनियर है, यस ये ट्रू है बिल्कुल।
सेकंड में कहता है आपसे टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल, कहता है टू कोलिनियर वेक्टर्स आर ऑलवेज इक्वल। आप कहेंगे नहीं सर ऐसा तो नहीं हो सकता ना, देखो मैंने अभी 3 केस बताए तो है, इस केस में तो इक्वल होता है लेकिन इसमें और इसमें तो नहीं होता ना, इसका मतलब ऑलवेज नहीं हो सकता, यानी कि ये कंडीशन फॉल्स है। तीसरे केस में क्या बोला है इसने, तीसरे बोला टू वेक्टर्स हैविंग सेम मैग्नीट्यूड आर कोलिनियर, अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो कोलिनियर होगा, नहीं बिल्कुल ऐसा नहीं है। देखो अगर यहाँ पर देखो डिफरेंट मैग्नीट्यूड है, दिख रहा है ना, तब भी कोलिनियर है, देखो ये रहा, तो इसका मतलब ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉल्स हो गई। फोर्थ के केस में क्या कहता है, टू कोलिनियर वेक्टर्स हैविंग द सेम मैग्नीट्यूड आर इक्वल, कहता है अगर सेम मैग्नीट्यूड है तो वो इक्वल होगा, ऐसा भी नहीं हो सकता। देखो यहां पर इक्वल मैग्नीट्यूड है ना सेम, तब भी ये इक्वल तो नहीं है, देखो ना डिफरेंट डायरेक्शन हो गई तो इक्वल तो नहीं है ये। तो बात समझ में आ गया आपको, सारा केस समझ में आ गया होगा, ये भी फॉल्स है, तो ये फॉल्स, ये फॉल्स, ये फॉल्स और ये ट्रू। फाइन, समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में आ गया तो बताइए। ओके, तो अब अगली एक्सरसाइज, वैसे मैंने कही तो थी 2 हो जाएगी लेकिन नहीं हो पाएगी क्योंकि आज जो है मैंने अभी अटैच नहीं करी है फाइल, वरना ये चीज जो मैंने लिखी है इसको मैं इस पे ही बता सकता था स्क्रीन पे। अभी मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप फर्स्ट और सेकंड दोनों इंट्रोडक्शन पार्ट जो मैंने बनाए हैं अपलोड कर दिए, उसे कंप्लीट देख लो, चाहे रिपीट मोड पे देख लो, 2 बार देख लोगे तो कुछ घिसेगा नहीं बल्कि मिलेगी अच्छी चीज, है ना। तो आप उसे लिख लो अपनी कॉपी पे और देख लो। अब अगली क्लास से हम धांसू तरीके से अगली एक्सरसाइज करने वाले हैं, 19 क्वेश्चन है, और फिर उससे अगली, फिर उससे अगली, ऐसे करके 4 एक्सरसाइज और एक मिसलेनियस एक्सरसाइज है, हमें सब कंप्लीट करनी है और वो भी तुम्हारी हेल्प से, ठीक है।